नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की बारी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि फैसला आपदा से जनता को राहत देने के लिए लिया गया है। पिछली सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर डीजल से 7 रुपए वैट घटा दिया था। सीएम ने कहा कि हिमाचल में कई राज्यों से डीजल की कीमत कम है। बढ़ाना पड़ा है, केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, नुकसान हिमाचल को काफी हुआ है। नहीं, वैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 घंटे के अंदर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा दी और सभी अधिकारी कर्मचारी बिजली बोर्ड के लोगों का और जो हमारे और कर्मचारी जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आए थे उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम अपने साधन तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें एक साधन डीजल का बढ़ाना भी है। और जब सब लोग सरकारी कर्मचारी है, सारे हिमाचल के लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिन की पे दान कर दी है, एमएलओ ने 1 महीने की पे दान कर दी है। तो सब जब इस आपदा के समय में सब लोग साथ दे रहे हैं, तो जो हमने डीजल बढ़ाया है उसका रेट अभी भी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से कम है, तो हमने उसको पैरेलल किया। तो इस दृष्टिकोण से हमने। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा का यह समय लोगों को राहत देने का है, न कि आर्थिक बोझ डालने का। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इंपैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे। संकट का दौर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप विषय को लेकर के विचार करें, लेकिन ये वक्त राहत देने के लिए है, मदद करने के लिए है और लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं है। धन्यवाद। और हिमाचल में भारी तबाही के बीच सुक्खू सरकार ने लोगों को जो बड़ा झटका दिया है, सरकार ने डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया है। कल शाम में प्रति लीटर डीजल 86 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, मगर आधी रात से कीमतें बढ़ने के बाद अब शिमला में डीजल 89.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से यात्री किराए सहित कई सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। आपदा से जूझते और फिर से खुद को बचाने में जुटे लोग सरकार के इस फैसले से बेहद खफा हैं। खास ज़्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ हमारे पास तो स्टॉक भी बहुत कम था, क्योंकि हमारी आजकल गाड़ियों में सप्लाइयाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, नीचे रास्ते बंद हैं, तो हमारे पास तो सारा ही 6-7 हज़ार रुपया लीटर डीजल था, जिसमें कि 20-21 हज़ार का बेनिफिट मालिक को है।
बाकी लोगों पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इस चीज़ का, क्योंकि लोगों की तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। गाड़ियाँ चलानी है, बसें चलानी है, ट्रक चलाने हैं, तो डीजल की तो मांग ऐसी है कि तभी सब कुछ चल पड़ेगा। कोई है कि बस उसी रेट में चलता है, किसको क्या बोलेंगे। और जो ठेकेदार है, पुराने जो ठेकेदार है वो बढ़ा देते हैं 150, चलो तेल का रेट बढ़ गया तो बढ़ा भी देते, कोई बढ़ाते नहीं है। ऐसा ही है सर, क्या करना। आज 2.5 और 3 कहाँ रह गए और कहाँ पे 84-87 रुपये देख लो आप ही, तो इतना फ़र्क तो पड़ेगा ही सर। किराए में कोई फ़र्क नहीं है, किराया लोग देते नहीं है, किराया उतना ही देते, तेल जितना मर्जी बढ़ जाए। अब फ़र्क तो फ़र्क ही है सर, ये बात है। नुकसान तो होगा ही सर, नुकसान क्यों नहीं होगा। अब जो किराया सही नहीं मिलेगा, तेल बढ़ जाएगा तो। और रणबीर, हमारे सहयोगी एक बार फिर इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, लोगों में खासी नाराजगी है, लेकिन सीएम सुक्खू ने भी इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि चुनाव के मद्देनजर 7 रुपए वैट घटा दिया गया था और अब मजबूरी में सीएम ने ये फैसला लिया है। और हालांकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, इस पे नेता विपक्ष का भी बयान सामने आया है। और किस तरीके की हलचल, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इस निर्णय पर देखने को मिल रही हैं रणबीर? जी देखिए, अगर हम अलग अलग जगहों से लोगों से बात करें, कुछ ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, कुछ ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सुक्खू सरकार के बिल्कुल जायज आपदा की घड़ी में ये फैसला जो है जिस तरह से लिया गया है, उसमें ये लॉजिक दिया जा रहा है कि राज्य सरकार के पास फिलहाल जो है आय का कोई ऐसा साधन नहीं है, जिसके चलते ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। और इसमें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जब पिछले 3-4 सालों को अगर हम देखें, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई, तो उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। अब राज्य सरकार की तो मजबूरी है, आपदा का समय है, कोई इनकम का ज्यादा साधन नहीं है, 75,000 करोड़ का कर्ज है, केंद्र से मदद मिल नहीं पा रही है, तो फौरी तौर पर राज्य सरकार के पास रास्ता क्या बचता है। मुख्यमंत्री के बयान को देखें तो मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ये जो है ये मजबूरी में लिया गया फैसला था। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सवाल जब उठाए हैं कि ये तर्क संगत नहीं है, तो उसका जवाब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने जब 7 रुपए घटाए थे, वैट घटाया था, तो वो चुनावों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया था, ये चुनावी फैसला था। लेकिन राज्य सरकार ने इस वक्त जो मौजूदा परिस्थिति है वो राहत देने के लिए फैसला लिया है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर नुकसान का आंकलन मोटे मोटे तौर पर अभी जो राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से निकल कर आया है ये 3 से 4 हजार करोड़ के बीच में, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये 7 से 8 हजार करोड़ का है। फौरी तौर पर राहत किस तरह से दी जानी है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। खासकर जो रिस्टोरेशन वर्क है, जो सड़कें बहाल करनी है, विद्युत आपूर्ति बहाल करनी है, और पानी की जो है सबसे बड़ी समस्या इस वक्त नजर आ रही है कि बहुत सारी जगहों पर पीने के पानी की समस्या इस वजह से उत्पन्न हुई है कि बहुत सारी जल विद्युत माफ कीजिएगा जो जलापूर्ति की परियोजना है वो प्रभावित हुई है, बह गई है। तो जल शक्ति विभाग को भी खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। केंद्र की तरफ से मदद नहीं आ रही है, तो राज्य सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि केंद्र से मदद नहीं आ रही है, ये कांग्रेस कह रही है, और बीजेपी के नेताओं के अगर बयान सुने तो उसमें 108 करोड़ रुपए की राशि त्वरित प्रभाव से रिलीज कर दी गई है। इस तरीके की बातें केंद्र के मंत्री कह रहे हैं। और इस राजनीति की जो उलझन है, जो ये जुबानी जंग है, इसमें हिमाचल प्रदेश का खासा नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग इसमें सफर कर रहे हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, पटरी पर आना बहुत मुश्किल है, महीनों और शायद साल भी लग सकता है। रणबीर, तो क्या ऐसे समय में इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के निर्णय लोगों को उनके दुख से उबारने के लिए काफी होंगे? क्योंकि तस्वीरें हमने और आपने देखी हैं, हमारे कई नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर हैं, लोग रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारी बातें सामने आ रही है, खासकर नेताओं की बयानबाजी की बात करें, खासकर यहाँ हिमाचल में जो विपक्ष में भाजपा है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो कहा है ये लॉजिक जो है बिल्कुल सही है। एक मैन्यूअल होता है जो आपदा
के तहत जो राहत राशि हर राज्यों को मिलती है वो एलोकेशन होता है। 180 करोड़ के आसपास की ये राशि है जो भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री वो ये कह रहे हैं कि वो जारी कर दे। ये तो हिमाचल का हक है जो बाकी राज्यों को भी मिलता है। जो अतिरिक्त राशि यहाँ पर आनी चाहिए थी, जिस तरह की पर मची है, तो तुरंत एक राहत पैकेज जो है केंद्र की तरफ से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। हालांकि शायद इसमें यह होगा कि जो विभिन्न मंत्रालयों की जो टीम है वो आएगी, नुकसान का आंकलन करेगी, उसके बाद यह तय होगा कि केंद्र की तरफ से कितनी राहत राशि दी जाएगी। ये देखने वाली बात है कि क्या उस टीम का इंतजार करना होगा, वो देखेगी कि किसका कितना नुकसान हुआ है, तो उसके बाद इंतजार करना। प्रदेश गुजर रहा है, इतना समय शायद हिमाचल प्रदेश के पास नहीं है कि वो आस लगा के बैठे और तके कि कब राहत राशि आएगी और कब फिर राहत बचाव कार्य शुरू होंगे। इस परिस्थिति में हम नहीं हैं। आगे भी बरसात का सीजन है, आगे किस तरीके से हालात बनते हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस पर इस तरीके के निर्णय जो सरकार ले रही है, तर्क सरकार कुछ भी दे सकती है, लेकिन जो ये निर्णय है कहीं ना कहीं जनता की कमर तोड़ने के लिए ये निर्णय काफी है। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, हालांकि नजर आप बना के रखें। और वहीं सीएम सुक्खू ने दावा भी किया है कि प्रदेश में फंसे सभी सैलानियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। सैलानियों के रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। सुबह 9 बजे तक 70,000 सैलानियों को निकाला गया है। जो सैलानी अब हिमाचल में हैं, वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सरकार सेब सीजन की तैयारी शुरू कर चुकी है। शिमला को 7 सेक्टर में बांटा गया है। सेब की ढुलाई को लेकर सड़कें ठीक करने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सेब वाले इलाकों में 15 सितंबर तक अतिरिक्त स्टाफ तैनात रहेगा, ये सीएम ने कहा है। और केंद्र ने बनाई है एक टीम। आपको बता दें, हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने एक नई टीम बनाई है। अंतर मंत्रालय टीम का गठन किया है। सोमवार से हिमाचल दौरे पर यह टीम आएगी। तबाही और राहत कार्य का ये टीम जायजा लेगी। तो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से मची तबाही का जायजा लेने के लिए एक अंतर मंत्रालय टीम का केंद्र ने गठन किया है, जो सोमवार से हिमाचल के उन इलाकों में जाएगी जो बाढ़ से खासा प्रभावित हुए हैं, और उसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर मंत्रालय टीम का ये गठन हुआ है। IMCT का गठन किया है। सोमवार से हिमाचल के दौरे पर यह टीम रहेगी। तबाही और राहत कार्य किस तरीके से हिमाचल में हो रहे हैं, उसका ये टीम जायजा लेगी। आगे बढ़ेंगे और सीएम सुक्खू आज सोलन का दौरा करेंगे। भारी बारिश से मची तबाही का जायजा लेंगे। आपदा प्रभावितों से भी सीएम आज मुलाकात करेंगे। शमती में चल रहे राहत कार्य का वो जायजा लेंगे। दोपहर 2 बजे शिमला से सड़क मार्ग से सोलन के लिए सीएम रवाना होंगे, और सोलन में जिस तरीके से खासी तबाही मची है बाढ़ की वजह से, सोलन में बाढ़ प्रभावितों से वो मुलाकात करेंगे और बाढ़ के हालातों का वहां पर जायजा लेंगे। इससे पहले मंडी, कुल्लू, मनाली का सीएम ने जायजा लिया और अब सोलन जाएंगे। शिमला से सड़क मार्ग से होते हुए वो सोलन की ओर रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे शिमला से निकलेंगे और फिर सोलन पहुंचेंगे, और वहां के शमती में जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं उनका जायजा सीएम लेने वाले हैं। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। Six states, 1200. मीडिया से बात करते हुए MDU के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। DDC सदस्य का आरोप है कि सड़क ना होने से
और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सोलन में पहाड़ टूटने से तबाही का सिलसिला जारी है। आज सुबह अर्की के भराड़ी घाट में पहाड़ से टूटकर एक बड़ी सी चट्टान नीचे आ गिरी, जिसकी चपेट में आने से एक घर चकनाचूर हो गया। 2 घरों को खासा नुकसान हुआ है। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त हो चुके घरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। अर्की भराड़ी घाट मार्ग भी बंद हो चुका है। उतने थोड़ी देर में देखा चट्टान के ना ऊपर वाले पौधे जैसे हिलने लगे। हाँ। तो मैंने जोर से चीखे मारी, मैं कि चट्टान आ गई, मैं परे को भागी। हाँ। तो देखा मेरे सामने चट्टान पूरी ऊपर को आई और यहाँ जैसे रुक गई। हमारी दुकान के आगे ना पलटा खाने लगी थी, लेकिन रुक गई और वो छज्जा पूरा। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई थी, मेरे को चक्कर आ गया था नीचे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा मैं नीचे घर भी है। जैसे नीचे आई तो पूरा दंगा फूट गया था, डैमेज हो गया था सारा सामान यहाँ से। फिर मेरे परिवार के लोग आए सारे लोग इकट्ठे हो गए, मेरे जेठानियां देवरानियां पूरे घर के, और पूरा घर खाली कर दिया। बहुत सामान था, सारा घर खाली कर दिया। मकान से जो है कुदरती में बाहर था जी, बच्चे बाहर थे, क्योंकि थोड़ा सा पत्थर जैसे छूटा ना जी ऊपर से इससे पहले, तो हम साइड को हो गए। हम साथ जो मकान है ना जी लगा हुआ, इस मकान में हम आ गए बाहर की साइड। हमारे सामने फिर जो है ना 5-7 मिनट में ये सब कुछ हादसा हुआ। लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि ये रोड बड़ा बिजी रहता है, लेकिन इस रोड में जो है ना उस दौरान ना तो कोई गाड़ी निकली ना कोई जो आदमी निकला। बस जान माल का जो नुकसान नहीं हुआ, बस यही बात। आप अब इसमें कृपाल जी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हुआ है। अभी हमने एसडीएम साहब से बात करी थी, उन्होंने तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो मौके पे जाएं और फौरी राहत के रूप में कुछ अनुदान देंगे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर हिमाचल में भारी तबाही और भारी बारिश की वजह से जो भारी तबाही बारिश की वजह से हुई है उसे अवैध खनन उसके पीछे कारण बताया। उन्होंने कुल्लू के भुंतर और पथलीकुल और मनाली वाहंग में हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवार से भी वो मिले। प्रशासन के राहत कार्य में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए। नहीं, बिल्कुल मैंने कल भी ये बात कही थी कि इसके ऊपर हमें मजबूत कार्रवाई करने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पे पूरी कड़ी संज्ञान इस विषय पर लेंगे और इस पे कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ हमने कल भी इस इलाके का निरीक्षण किया था, दौरा किया था। यहाँ पे भुंतर क्षेत्र में बहुत नुकसान लोगों का हुआ है, बहुत सी दुकानें बह गई है और यहाँ पे इन्होंने ख़ास करके कल हमसे निवेदन किया था कि आपकी जो ये नदी का कोर्स बदल गया है, इसकी वजह से यहाँ की जो लेफ़्ट बैंक की दुकानें हैं और घर है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसलिए हमने यहाँ पे जो है इमीडिएटली, मैंने कल कहा था कि हम पोक प्लेन मशीन लगाएंगे, आज हमने वो डिप्लॉय कर दी है और उस पर काम चला हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। और समय समय पर नदी अपना कोर्स ना बदले उसके ऊपर जो मैंने जैसा कि मैं कह ही चुका हूँ कि उस पर संज्ञान लेकर सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करे। मैंने कल एसपी कुल्लू से भी कहा है कि इस पर जितने भी इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उनके ऊपर जो है पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता। तो हम जगह जगह पे जाकर जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। कुल्लू में भी सुना, पतलीकुल में भी सुना और आपके रायसन में भी सुना। और जो जनता ने अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रखी है उसको सरकार के समक्ष रखना, हम भी सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना, एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना, ये हमारी दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी है और इसको हम करेंगे। और मजबूती से भविष्य में इस तरीके की परिस्थितियां ना बने उसके लिए हमको कार्रवाई करनी है और मजबूत कार्रवाई करनी है। उसके लिए मुख्यमंत्री। वहीं सीपीएस किशोरी लाल 25 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ इलाके के पलाचन पहुंचे और यहां बाढ़ बारिश से प्रभावित भेड़ पालकों और स्थानीय लोगों का हालचाल जाना। बाढ़ बारिश से यहां इतनी तबाही हुई है कि 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी किशोरी लाल बड़ा भंगाल नहीं जा सके जहां उन्हें जाना था, क्योंकि पलाचन नदी पर बना पुल टूट चुका है। ऐसे में उन्होंने पलाचन में रह रहे लोगों से बात की और उनका हालचाल जाना और प्रशासन को लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश तिन्हां दा आदेश था कि तुहां अपने अपने इलाके च जिथों भी किसी को तकलीफ है, लैंड स्लाइडिंग है, कोई इलाका बही है, कोई सड़कों की हालत खस्ता है, तिन्हां दे देश के मुताबिक छोटे बंगाल दे और मैं बड़े बंगाल के तरफ
एक कहां दुर्गम पंचायत है तो तू चलिया माधव राम जी यहाँ मड़ेड़दे न इन्हां दियां भेड़ बकरियां बीमार हैं डॉक्टर की टीम इंजर हो गई है कहने आदरणीय मुख्यमंत्री का आदेश था जिस भी किसी मेरे भाइयों को तकलीफ है तिन्हां दे तुरंत तिन्हां दे प्रभाव ने तिन्हां दी मदद की जाए इस वास्ते माधव राम जी भेजना हो आंदे डॉक्टर जिहड़े तिन्हां दी देखभाल करके इस वास्ते में थुकूरी हम विधायक साहब से ये गुजारिश है आज कितने साल आज़ादी को कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचा पहली बार हमारे किशोरी लाल जी विधायक साहब यहाँ पहुँचे ताकि जब हमारी समस्या का हल कर सके हमारी दुख दर्द का समस्या का हल कर सके ताकि जब हमारे रास्ता बने लोगों को राशन मिले कोई भी दिक्कत ना हो और बड़ा मंगहाल तक जो कोई भी पुल ना बचा है रास्ते सारे भी खराब हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक और मनाली के सोलंग वैली में 8 जुलाई से ही कई ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं जिन्हें वहां से निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हालांकि इन्हें प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है मगर इनकी मांग है कि किसी दूसरे रास्ते से इन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। कुल्लू और मनाली घाटी में ब्यास की त्रासदी के बाद ब्यास में तेज बाढ़ के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्थानों पर पहुंचने से अटके हुए हैं जगह जगह। अब सोलंग वैली की तरफ जब हम आगे बढ़े तो जगह जगह ट्रक खड़े हुए हैं और सभी ट्रक ड्राइवर्स इनमें अटके हैं और इंतजार कर रहे हैं एनएच की बहाली का, क्योंकि जो संपर्क मार्ग सरकार की तरफ से खोले गए हैं उनमें केवल छोटे वाहन ही जा पा रहे हैं, बड़े वाहन हैं उनको जाने में दिक्कत है। इन लोगों से पूछते हैं कितने दिन यहाँ पर हो गए और कैसे अब तक का कितने दिन आपको यहाँ पर अटके हुए हो गए और कहाँ आगे आपको जाना? हमको जाना है आगे मुंडी, तो यहाँ हो गए अभी 9 दिन हमें, पीछे रुके थे 4 दिन सेसो में। तो कैसे अब आपका गुजारा यहाँ पर चल रहा है, खाना पीना कैसे हो रहा है? क्या कहें, ट्रक वालों का थोड़ा बहुत होता है राशन गाड़ी में वो खत्म हो गया। अब यहाँ जो प्याज का किलो 20 रुपए का वो देते हैं 60-70 रुपए का, टमाटर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, बाकी कोई मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी कुछ नहीं है। और हमें ये दिक्कत है सर, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं आया अभी तक सर, हमें कोई पूछने वाला नहीं आया कि आपके पास है कुछ या नहीं कुछ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लोकल हमारे 1-2 आए भाई यहाँ पे, उनने दे दिए कुछ नाश्ता पानी कर दिया सर। हाँ सर, 2-3 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं वो सर, उनका बहुत धन्यवाद सर। हमें तो सर पठानकोट जाना है, तो हमें आज यहाँ 10-12 दिन हो गए यहाँ फंसे हुए हैं, तो इसीलिए कि अब सरकार से यही गुजारिश की कि जल्द से जल्द रास्ता बहाल किया जाए, क्योंकि समय लग सकता है मेन रोड को, और जो संपर्क मार्ग सरकार की तरफ से खोले गए हैं वो थोड़े छोटे भी हैं, या फिर थोड़ा समय लग सकता है, 2-3 दिन और इंतजार करना। यहाँ पे सर जी हर किसी को बोलते कितने दिन, कोई 2 दिन, कोई हफ्ता बोल रहे, कोई 15 दिन, कोई ऐसा एक आदमी आना चाहिए यहाँ पे जो हमको क्लियर बताएंगे क्या करना है, हम तो वापस फिर चले जाएंगे यहाँ लें से, क्योंकि इधर हाँ यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, आता ही नहीं हमारे पास कोई यहाँ पे। ये हम 4 दिन पहले पीछे कुलाऊं में ये शिशु बोलते हैं ना, 4 दिन वहाँ खड़े थे हम, उसके बाद 3 दिन हमको यहाँ हो गए। अभी कोई पता नहीं लग रहा, कोई बोल रहा आज खुल जाएगा, कोई बोलता कल खुल जाएगा, कैसे करते करते आज 3 दिन हो गए हमको खड़े यहाँ। रोटी पानी कोई बना रहा है, कोई दे जा रहा है आके लंगर लुंगर इधर, नहीं तो अपनी खुद की बना लेते हैं। आगे कहाँ जाना? आगे हमको जाना पंजाब संगरूर। सर दिन तो हमारे को 8 तारीख के पहले हम सरचू में फंसे थे, फिर वहाँ से छोड़ा, फिर यहाँ के हमारे को रोका गया, तो फिर अभी यहाँ रुके हुए, यहाँ भी 4-5 दिन यहाँ हो गए हमारे को। तो अब कुछ प्रशासन भी थोड़ा हमारे को खाना खुना दे रहा है, और कुछ गाड़ी वाले खुद बना रहे हैं, जैसे जिसके पास राशन है वो तो खुद बना भी रहा है, कुछ प्रशासन भी कर रहा है हमारी हेल्प। और लेकिन जैसे हमारे ड्राइवर भाई कोई घर के लिए जा रहा है तो टैक्सी टुक्सी वाले जो है जो 1500 रुपए 2-2 हज़ार रुपए भाड़ा ले रहे हैं मंडी में। सोलंग वैली न्यूज 18 की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें ट्रकों की लगी हुई है वहाँ हम बात करेंगे ट्रक ड्राइवर से कि कब से यहाँ रुके हुए हैं और अब क्या आगे कार्यक्रम है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजू है जी। कब से यहाँ पर रुके हुए हैं और क्या अभी तक का? तो यहाँ मंडे के रुके हुए हैं, मतलब पीछे थे धीरे धीरे, मतलब अभी गाड़ियाँ चली तो आगे गए, तो अभी कोई सुनाई नहीं ऐसा कि मतलब बड़ी गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं ऐसा वैसा, मतलब 2-3 घंटे के लिए छोड़ भी दे तो चलो निकल जाएंगे बंदे, ज्यादा गाड़ियाँ नहीं, थोड़ी गाड़ियाँ 100 रह रही, कुछ गाड़ियाँ निकल गई है, वही है 1 वे कर लेते ना, शाम के टाइम छोड़ दे जैसे छोटी गाड़ी छोड़ रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। चंबा में पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे 154A पिछले 7 दिनों से बंद है। यहां रास्ते में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे हाईवे पर मलबा भरा पड़ा है। हाईवे बंद होने से यात्रियों और सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। न्यूज 18 रिपोर्टर हेम ठाकुर ने 5 किलोमीटर का पैदल सफर कर यहां लोगों की दुश्वारियां जानी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पठानकोट भरमौर मार्ग पिछले लगभग एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। बग्गा के पास भूस्खलन हुआ है, सड़क धंस चुकी है, यहाँ के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आज न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से वहाँ की हालात दिखाएगी, साथ ही वहाँ के लोगों का भी हाल जानने की कोशिश करेंगे। आपको फिलहाल दिखाते हैं कि ये बकानी पुल है जो उस दिन रावी नदी के तेज बहाव की वजह से, ये आप देख सकते हैं कि पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आज न्यूज़ 18 यहाँ से करीब 12 किलोमीटर आगे पैदल सफ़र कर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों से उनका हाल जानेंगे, साथ ही वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उससे भी लोगों को अवगत करवाएंगे। पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है पिछले 6 दिनों से बंद पड़ा हुआ है और न्यूज़ 18 आज ग्राउंड जीरो पे यहाँ पहुँची है। जो सामान है एक तरफ से दूसरी तरफ पीठ पर उठाकर सामान लाया जा रहा है। रास्ते में एक मरीज भी मिले थे, उन्हें भी पीठ पर उठाकर जो भूस्खलन हुआ उसके दूसरे छोर पर पहुँचाया गया है। हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद हैं इस गाँव के, जो यहाँ पे ग्रामीणों को खतरा है। ऊपर से जहाँ से भूस्खलन हो रहा है वहाँ से गांव को पूरी तरह से खतरा बना हुआ है। यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बाढ़ पंच है यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रजनी देवी। बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? सर किस तरह थल्ले की दिक्कत हो रही है ना। हाँ जी, ये थल्ले का 95 में रूढ़ी थी ना सड़क के थे ना, जो बोलते ये टाइम हो गया तो हमारी होना है गरीब बारी होना है कुछ नहीं है ना। 95 में बोलते तो ये हाल हो गया हमारे घर। दिख लियो ना पूरे दिखने की गाल, कोई मौका कर लियो ना, है ना। आज गरीब जो कोई 3-4 अफसर आएगी है ना, 4-5 अफसर आ गए। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।